हेलो बच्चों, मैं राधा मीना संदीपनी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम जो बात कर रहे हैं शब्द पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? शब्द पढ़ रहे हैं। तो शब्द का कौन सा प्रकार पढ़ रहे हैं? तीसरा पढ़ रहे हैं। कौन सा? प्रयोग के आधार पर। और प्रयोग के आधार पर हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? विकारी। ठीक है, कौन सा पढ़ रहे हैं? विकारी, जिसमें से हमने संज्ञा पढ़ ली, सर्वनाम पढ़ लिया, कल हम लोगों ने विशेषण पढ़ ली, और आज जो लास्ट टॉपिक इसका पढ़ेंगे विकारी का, वो पढ़ेंगे कौन सा? क्रिया। क्या पढ़ेंगे? क्रिया। तो हम पहले 3 पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे चौथे की। किसकी बात करेंगे? चौथे की बात करें। अब देखें, चौथा है क्रिया। क्रिया बोले, क्रिया का मतलब है काम। क्रिया का मतलब काम। बोले किसका काम? बोले संज्ञा और सर्वनाम का काम। बोले कौन काम करेगा? वो बोले संज्ञा और सर्वनाम काम करे। तो क्रिया का मतलब होता है संज्ञा और सर्वनाम के कार्य का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग? क्रिया का मतलब होता है काम। बोले काम किसका? बोले संज्ञा और सर्वनाम के काम। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं क्या हूँ? मैं बोल रही हूँ, बोल रही हूँ। तो मैं हो गई सर्वनाम और मेरा बोलना क्या हो गई? क्रिया हो गई। मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो आप देखेंगे कि मैं कौन हो गई? सर्वनाम हो गए, और इसमें पढ़ना क्या हो जाएगी? क्रिया हो गई। तो मैं कौन सा काम कर रही हूँ? पढ़ाने का काम कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? बोलने का काम कर रही हूँ। राम दौड़ रहा है, तो संज्ञा, ये संज्ञा कौन सा काम कर रही है? दौड़ने का काम कर रही है। तो संज्ञा और सर्वनाम के कार्य का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया। और यदि उसका शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो क्रिया का अर्थ होता काम, यानी काम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, लेकिन क्रिया बनती किससे? भाई सीधी सी बात है, क्रिया बनेगी धातु से। किससे बनेगी? धातु से। जैसे धातु होगी रो, सो, उठ, बैठ, नहा, ये सारी क्या होती है? धातु। इस धातु में हम जोड़ते हैं प्रत्यय। क्या जोड़ते हैं हम? प्रत्यय जोड़ते हैं। ये कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? प्रत्यय जोड़ेंगे ना। कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? ना प्रत्यय जोड़ते हैं। तो ना प्रत्यय जोड़ने पर यह बनेगी क्रिया। ठीक है, रोना, सोना, उठना, बैठना, नहाना, ये क्या होती हैं? सब क्रिया होती, यानी कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य? रोने का कार्य हो रहा, सोने का कार्य हो रहा, उठने का कार्य, बैठने का कार्य, नहाने का काम, पढ़ने का काम, बोलने का काम, दौड़ने का काम, बनाने का काम, गाने का काम, ये सारे क्या होते? काम होते। लेकिन बनेंगे किससे? धातु से। तो हमेशा याद रखना, धातु से ही क्या बनती है? क्रिया। जब धातु में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, उससे क्या बनेगी? क्रिया। यदि हम बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं, तो क्रिया जिस शब्द से किसी काम का, किसका? काम का करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया बोलते हैं। क्या बोले हैं? जिस शब्द से, कौन से शब्द? ये वाले शब्द। जिस शब्द से किसी के काम के होने या करने का बोध होता है, उसे बोलते हैं क्रिया। जैसे देखें, रोना, सोना, चलना, फिरना आदि। और अब बनती किससे? धातु से। तो धातु होती क्या है? तो क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु। क्या बोलते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु। तो ये क्रिया का मूल रूप है कौन सा? रो, सो, उठ, बैठ। तो ये क्या क्रिया का क्या है? मूल रूप है। इस मूल रूप से क्या बनती है? जब हम इसमें ना प्रत्यय जोड़ देते तो क्या बनेगी? क्रिया बनती है। तो धातु क्या होती है? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु बोलते हैं। तथा धातु में ना प्रत्यय जोड़ देते। क्या जोड़ देते हैं? ना प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनती है? क्रिया बनती है। क्या बनती है? क्रिया बनती है। वो क्रिया, अब बात करते हैं क्रिया के भेद या प्रकार की बात करते हैं। क्रिया के भेद या प्रकार में आप यदि देखेंगे तो सामान्य रूप से क्रिया के 2 भेद बताते हैं। कौन से? क्रिया के 2 भेद बताते हैं। लेकिन वास्तव में होते क्या है क्रिया के भेद? मैं आपको बता देती हूँ। क्रिया के वास्तव में 2 भेद होते हैं। वो होते हैं कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। वास्तव में होना चाहिए क्रिया के कितने भेद? 2 भेद। किस आधार पर? कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। फिर कर्म के आधार पर 2 प्रकार के हो जाते हैं, अकर्मक और सकर्मक।
और रचना के आधार पर दो प्रकार के हो जाएगा, एक रूढ़ क्रिया और हो जाती है यौगिक क्रिया। ठीक है, फिर यौगिक क्रिया जो हो जाती है वो 4 प्रकार की होती है, प्रेरणात्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। क्रिया की अपन बात करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, वास्तव में होना क्या चाहिए, क्रिया के कितने भेद होना चाहिए, क्रिया के 2 भेद होना चाहिए। कर्म के आधार पर, रचना के, कर्म के आधार पर 2 होती है, अकर्मक और सकर्मक, और रचना के आधार पर रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया होती है। यौगिक क्रिया फिर 4 प्रकार की है, प्रेरणात्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। लेकिन हमारी जो किताबों में और जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो बताते क्रिया के भेद कितने प्रकार के, तो हमको सिर्फ और सिर्फ कैसे बताना पड़ेगा, क्रिया के 2 ही प्रकार होते, अकर्मक और सकर्मक। देखिए जो पूछा जाता है, जो सर्वमान्य होता है, जो प्रश्नों में इसको सही बताया जाता है, हमको क्या करना पड़ता है, वही पढ़ाना पड़ता है। इसी वजह से जो है क्रिया के कितने भेद बताते हैं, 2 भेद बताते हैं, अकर्मक और सकर्मक। ये याद रखिए। ये हम पढ़ेंगे क्रिया के अन्य प्रकारों में, क्या करेंगे, क्रिया के अन्य प्रकार में हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। समझ में आ रही चीज़ें, हमेशा याद रखिए। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, वास्तव में होना 2 ही प्रकार से, किसके आधार पर, कर्म और रचना के आधार पर। लेकिन किताबों के अंतर्गत, परीक्षा के अंतर्गत जो मान्य आंसर होता है वो कौन सा होता, 2 होता, अकर्मक और सकर्मक। तो हम जब भी प्रश्न के पूछा जाएगा क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। हम इसी को ही मान के चलेंगे और इसी को ही हम पढ़ेंगे। और ये जो पढ़ेंगे हम किस में पढ़ेंगे, अन्य क्रियाओं की बात करेंगे, है ना, अन्य क्रियाओं के प्रकार के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब सबसे पहली बात होती अकर्मक। अकर्मक, अब नाम से पता चल रहा है बिना कर्म के। अकर्मक का मतलब है बिना कर्म के, यानी कर्ता का कोई कर्म नहीं है। कर्ता कौन हो गया, चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम, उसका कर्म नहीं है, क्रिया तो है लेकिन कर्म नहीं है। जैसे हम बात करते हैं इसकी कि वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, नमन लिखता है। अब आप देख रहे हैं यहां पर कि वह जो है वह खेल रहा है और नमन क्या कर रहा है, लिख रहा है। लेकिन यहाँ क्लियर नहीं है कि खेल क्या रहा है और यह नमन लिख क्या रहा है। समझ में आ रही चीज़ें, इसका कर्म नहीं है। खेलने कि हॉकी खेल रहा है, कि फुटबॉल खेल रहा है, कि वॉलीबॉल खेल रहा है, कि क्रिकेट खेल रहा है, वो खेलने का कर्म नहीं है। ठीक है, तो वह खेल रहा है, क्या खेल रहा है पता नहीं है। दूसरा, नमन लिखता है, क्या लिख रहा है पता नहीं है। तो कहने का मतलब जिसका कर्म नहीं होता है वो कहलाएगा अकर्मक। क्या बोलेगा, जिसका कर्म नहीं है वो अकर्मक कहलाता। हमने पहले ही बताया है कि बिना कर्म का, यानी यहाँ पर कर्म नहीं है, उसको बोला जाता है अकर्मक। अब दूसरी परिभाषा की बात करते हैं तो अकर्मक की दूसरी परिभाषा होती है कि जब मुख्य क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़े। क्या बोला है, जब मुख्य क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़े, कर्ता पर पड़े। इस मुख्य क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़े, किस पे, कर्ता पर पड़ता है, उसको बोला जाता अकर्मक। देख रहे हैं आप यहाँ पर इस खेल का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर ये जो खेल है, इस खेल का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर। इसका देखो, इस मुख्य क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर। तो जब मुख्य क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ा, मुख्य क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उसको बोला जाता है अकर्मक। ठीक है, याद रखिए, जिसका कर्म नहीं है। दूसरी परिभाषा, जिसमें मुख्य क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, उसको बोला जाता है अकर्मक। किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, अकर्मक। परिभाषा देखें, जिस वाक्य में क्रिया का कर्म नहीं होता, मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसमें क्या होता है, क्रिया का कर्म नहीं होता है, उसे अकर्मक कहते हैं। ठीक है, अर्थात जिस क्रिया का व्यापार का फल, यानी व्यापार का फल का मतलब है प्रभाव, कर्ता पर पड़ता। मैंने अभी आपको परिभाषा क्या बोली कि यदि मुख्य क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ा, मुख्य क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, तो वो क्या हो जाती है, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम सकर्मक की। किसकी बात करेंगे,
सकर्मक की बात करते हैं तो सकर्मक का मतलब होता है सहित, यानी कर्म सहित। क्या हो जाएगा? कर्म सहित, यानी ऐसी क्रिया जो कर्म के सहित हो उसको बोला जाता है सकर्मक क्रिया। देख रहे हैं, कर्म के साथ है। अभी हमने बोला है वह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेल रहा है और नमन निबंध लिख रहा है। जो है मोहन किताब पढ़ रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो इसका कर्म है कौन सा? ये क्रिकेट है, ये निबंध है और ये किताब है। ये क्या है? इसका क्या हो गई? कर्म हो गई। तो जिस क्रिया का कर्म होता है उसको बोला जाता है सकर्मक। क्या बोले? जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक है। क्योंकि हम परिभाषा क्या बोल रहे हैं? कर्म सहित, यानी कर्म सहित यानी क्रिया में क्या होना चाहिए? कर्म होना चाहिए। तो जिस क्रिया में कर्म होता है यानी क्रिया कर्म सहित होती है उसको बोला जाता है सकर्मक। जब हम बात करते हैं दूसरी परिभाषा की, तो दूसरी परिभाषा बोलती है कि जब मुख्य क्रिया का सीधा प्रभाव या मुख्य क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़े, मुख्य क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पड़े और मुख्य क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, उसको बोला जाता है सकर्मक। देख रहे हैं ये मुख्य क्रिया का कर्म पड़ा। अभी क्या था? मुख्य क्रिया का कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा था, कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो अब मुख्य क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। इसको बोला जाता है सकर्मक क्रिया कहते हैं। परिभाषा देखें आप कि जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। मैं पहले और दूसरी परिभाषा क्या हो गई? दूसरी परिभाषा हो गई है कि मुख्य क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़े? कर्म पर पड़ता है, उसको क्या बोला जाता है? सकर्मक, कर्म सहित। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, राम आम खाता है। राम क्या खा रहा है? आम। यदि राम खाता है तो अकर्मक क्रिया, जैसे राम आम खाता है तो क्या हो जाएगी? सकर्मक। शीला पुस्तक पढ़ रही है, शीला पढ़ रही है तो अकर्मक, लेकिन शीला पुस्तक पढ़ रही है तो सकर्मक। मोहन किताब पढ़ता है, मोहन पढ़ता है तो अकर्मक, लेकिन मोहन किताब पढ़ता है तो क्या हो जाती है? सकर्मक के अंतर्गत आ जाती। अब आगे बात करते हैं हम अन्य क्रियाओं की। अन्य क्रियाओं में है, पहली है द्विकर्मक क्रिया। अन्य क्या बोला है कि यहाँ पर बात करेंगे द्विकर्मक। अन्य क्रियाओं में पहली क्या है? द्विकर्मक। अब नाम से पता चल रहा है दो कर्म वाली क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, यानी जिसमें एक से अधिक सकर्मक क्रियाएं हों उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या बोला है? नाम से पता चल रहा है द्विकर्मक, दो कर्म वाली क्रियाओं की अपन बात करते हैं। दो कर्म है यानी दो से अधिक कर्म वाली जितनी भी क्रियाएं हैं या परिभाषाओं की बात करें जिसमें एक से अधिक सकर्मक क्रिया होती हैं उसको बोला जाता है द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे कि मोहन हॉकी और क्रिकेट खेल रहा है। अब मोहन ने दो कर्म कर रहा, हॉकी का खेलना, क्रिकेट का खेलना, है ना। तो देखिए परिभाषा की बात करेंगे तो मुख्य क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? इन पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो मुख्य क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? जब कर्म पर पड़ता है तो उसको क्या बोला जाता है? सकर्मक क्रिया। और दो कर्म है, कौन सा? पहला कर्म ये है और दूसरा कर्म ये है, इसलिए द्विकर्मक क्रिया। राम निबंध पढ़ और पत्र लिख रहा है, तो यहाँ भी एक कर्म ये हो गया और एक कर्म ये हो गया, जिसको बोला जाता है द्विकर्मक क्रिया। कहने का मतलब क्या होता है? ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक सकर्मक क्रियाएं होती हैं उनको क्या बोला जाता है? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। देखें आप यहाँ हॉकी, क्रिकेट, निबंध और पत्र, ये दो कर्म हैं और इसके देखो दो क्रियाएं हो गई। ये देखो यहाँ पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है, ये देखें यहाँ पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? ये मुख्य क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, इस मुख्य क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अन्य में
तो अब है सहायक क्रिया की हम बात करते हैं, ठीक है। सहायक क्रिया की बात कर, अभी हमने पढ़ी थी द्विकर्मक क्रिया, क्या पढ़ी थी? अन्य क्रियाओं में हम पढ़ रहे हैं द्विकर्मक क्रिया, जिसमें से अब दूसरी प्रकार की है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में आप देखेंगे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ठीक है। मतलब क्या होता है, एक होती मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया होती है, उस मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट या रूप स्पष्ट करने के लिए जो क्रिया मदद करती है उसको बोला जाता है सहायक क्रिया। क्या बोला है? जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया, उस मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने या रूप को बताने के, रूप का स्पष्ट करने के लिए जो क्रिया मदद करती है उसको बोला जाता है सहायक क्रिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ से एक ही अर्थ है, खाना खा, खाना खा, खाना खा, खाना खा, है ना। यहाँ पर अब अर्थ स्पष्ट है, ये मुख्य क्रिया है ना, ये कर्म हो गया और ये मुख्य क्रिया हो गई। तो ये मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो इसके मदद के लिए जो क्रियाएं मदद करती है वो कहलाती है सहायक क्रिया। वह खाना खा चुका है, वह खाना खा रहा है, वो खाना खा चुका था, वो खाना खाता है, वो खाना खाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो मदद कर रही है ये क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। तो मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो क्रिया मदद करती है वो क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। ऐसे बहुत सारी क्रिया हैं जो मदद करती हैं। तो आप परिभाषा के देखेंगे कि मुख्य क्रिया के रूप और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो क्रिया मदद करती है या जो सहायता पहुंचाती है उसको बोला जाता है सहायक क्रिया। जैसे है, रहा होगा, रहा था, रही थी, चुका है, चुका था, है ना, करता है, करता होगा। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो मुख्य क्रिया की क्या करती हैं? मदद करती। क्यों करती हैं? ताकि अर्थ स्पष्ट हो जाए, रूप स्पष्ट हो जाए, इसकी मदद करती हैं। तीसरे प्रकार की क्रिया होती है अनेकार्थ क्रियाएं। ठीक, कौन सी होती है? अनेकार्थ क्रियाएं। अब है अनेकार्थ। अनेकार्थ देखें, अनेक प्लस अर्थ, अनेक प्लस अर्थ। अनेकार्थ का मतलब अनेक प्लस अर्थ। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अनेक अर्थ का बोध करवाती। कब? जब हम किसी शब्द के साथ उसको जोड़ देते हैं। जो कोई शब्द है उस शब्द के साथ यदि हम जोड़ देते हैं तो वो क्या करती हैं? अनेक अर्थ का बोध करवाती है। उसको बोला जाता है अनेकार्थ क्रिया। नाम से पता चल रहा है अनेक धन अर्थ। ऐसी क्रियाएं जो किसी शब्द के साथ जुड़ जाती है तो अनेक अर्थ का बोध करवाती है, उनको बोला जाता है अनेकार्थ क्रिया। जैसे हम बात करते हैं लगना, जैसे मान लो ये बुरा, ठीक है, बुरा, भूख, चोट, ठंड, प्यास। अब क्या हो रहा है? बुरा, भूख, चोट, ठंड, प्यास, इससे अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये एक क्रिया होती है, कौन सा? लगना। जैसे ही हम इसको लगना इस शब्द के साथ में ये क्रिया जोड़ देते तो अर्थ क्या हो जाता है? स्पष्ट। जैसे बुरा लगना, भूख लगना, चोट लगना, ठंड लगना, प्यास लगना। तो ये क्या हो रही है? ये ऐसी क्रिया है जो अनेक अर्थ का बोध करवाती। कब? जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ जाती है। ये ऐसी क्रियाएं जब किसी शब्द के साथ जुड़ जाती है तो अनेक अर्थ का बोध करवाती हैं। इनको बोला जाता है अनेकार्थ क्रियाएं। जैसे यहाँ हम बात करते हैं इसमें छोड़ना। जैसे ये छोड़ना, घर छोड़ना, पद छोड़ना, खत छोड़ना, गाय छोड़ना। उसी प्रकार करना, नाम करना, काम करना, छेद करना, ठीक है। इसी प्रकार से होना, नाम होना, काम होना, पेपर होना, है ना। ये सारी क्या कहलाती है? अनेकार्थ क्रिया। तो अनेकार्थ नाम से पता है अनेक अर्थ देने वाली, लेकिन कब अनेक अर्थ देगी? जब किसी शब्द के साथ ये क्या करती है? जुड़ जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा प्रकार की बात करते हैं, चौथे प्रकार की बात कर, रचना के आधार पर। रचना के आधार की बात कर, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि वास्तव में होना क्या चाहिए कि क्रिया कितने प्रकार के? 2 प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर, एक रचना के आधार पर।
लेकिन किताबों में क्या कर रखा है कि कर्म के आधार पर 2 प्रकार पढ़ाए थे, सकर्मक और अकर्मक बताए गए थे। हम इसको अन्य प्रकार की क्रिया के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें हमने पहले बोला था कि 2 प्रकार की होती है, एक रूढ़ क्रिया हो जाएगी और एक यौगिक क्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है? रूढ़ क्रिया हो जाएगी और एक हो जाएगी यौगिक क्रिया। रूढ़ क्रिया की हम पहली बात करते हैं, रूढ़ क्रिया होती क्या है? रूढ़ यानी ऐसी क्रिया जो धातु से बनती है, ऐसी क्रिया जो क्या होती है? धातु से बनती है, वो क्या कहलाती है? रूढ़ क्रिया कहलाती है। जैसे पेपर पढ़, पपीता खा, राम दौड़ रहा है। तो आप देख रहे पढ़, खा, दौड़, ये क्या होती है? धातु होती है। तो जब क्रिया धातुओं से बनती हैं तो उनको बोला जाता है रूढ़ क्रिया। समझ में आई चीजें? से खा, पी, पढ़, रो, सो, नहा, है ना, लिख, ये सारी क्या होती हैं? ये सब होती है धातु। तो जब धातुओं से बनती है ऐसे क्रियाओं को क्या बोलते हैं? रूढ़ क्रिया कहते हैं। अब क्या करते हैं कि जो ये रूढ़ क्रिया होती है, इन क्रियाओं के अंतर्गत यदि अलग अलग प्रकार के प्रत्यय जोड़ते, क्या बोल रहे हैं कि जब इन धातुओं के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या करेगी? यौगिक क्रिया बन जाएगी। क्या बन जाएगी? यौगिक क्रिया। यानी हम बात करते हैं, ये होती धातु, इन धातु में जब हम अलग अलग प्रकार के क्या जोड़ देते हैं? प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगी? यौगिक क्रिया बन जाती। क्या बन जाएगी? यौगिक क्रिया बन जाती। इसी आधार पर यौगिक क्रिया क्या होती है? कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, देखें अब हम यही बात कर रहे थे। तो ये रचना के आधार पर देखें रूढ़ क्रिया, तो वे क्रिया जो धातु से बनती हैं, जैसे खा, पी, है ना, राम पढ़ रहा है, पेपर पढ़ रहा है, मतलब हर प्रकार से, तो जो धातुओं से बनती है वो क्या बना कहलाएगी? रूढ़ क्रिया। और जब हम क्या करते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के प्रत्यय जोड़ देते, किसमें? धातु में, तो यौगिक क्रिया बन जाएगी। जिसमें पहले पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी पढ़ेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया की हम बात करते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया पहले कौन से प्रकार की हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। तो ऐसी क्रिया जो प्रेरणा देने का काम करती है उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये है परिभाषा। क्या बोलते हैं? ऐसी क्रिया जो प्रेरणा देने का काम करती है वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जिसके आधार पर पता चले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये होता है, वो होता है स्वयं के कार्य करना और दूसरों से काम करवाना, यानी खुद के काम करवाने का बोध करवाने के लिए प्रेरणा देना और दूसरों से काम करवाने के लिए प्रेरणा देना। ठीक है, खुद के काम करने के लिए प्रेरणा देना और दूसरों के काम करवाने के लिए प्रेरणा देने के लिए क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसी आधार पर हम 2 प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया की बात करेंगे। एक हो जाएगा स्वयं को प्रेरणा देना, स्वयं को प्रेरणा देना, ठीक है, जिसको हम प्राथमिक प्रेरणार्थक क्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम या प्राथमिक प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं। जब खुद के कार्य करवाने के लिए जिन क्रियाओं का उपयोग करते हैं तो उसमें धातु में आना प्रत्यय जुड़ेगा। क्या कर जुड़ेगा? इसमें आना प्रत्यय जुड़ेगा। खुद के कार्य करवाने का बोध करवाने के लिए हम जो मूल क्रिया होती है उसमें कौन सा जोड़ेंगे? कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? आना। अर्थात धातु में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? आना प्रत्यय जुड़ेगा। इसीलिए स्वयं को प्रेरणा देने की बात करते हैं। तो देखें, स्वयं को प्रेरणा देना इसे प्रथम या प्राथमिक प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आना प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे मैं खाना, बनाना, देखो ये कर्म हो गया और ये मुख्य क्रिया हो गई। कौन सा? बना। तो बना में आना जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? बनाना चाहती हूँ। ये यहाँ तक मैं पढ़ाना चाहती, पढ़ धातु है उसमें आना जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बनाना। तो यहाँ पर जो बनाना, आना यहाँ जुड़ा है, आना यहाँ जुड़ा है, तो खुद के कार्य का बोध करवाने के लिए जिन शब्दों का, जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उसको, लेकिन उसके लिए कौन सा जुड़ेगा? आना प्रत्यय जुड़ेगा। कौन सा जुड़ेगा? आना जुड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरे की, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की हम बात करते हैं। तो इसको बोलते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया या दूसरों को प्रेरणा देना। इसमें क्या करते हैं? जो धातु होती, धातु, उस धातु में हम वाना या वाया प्रत्यय जोड़ा जाता है। आ रही बात समझ में? यानी धातु में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाएगा? वाया या वाना प्रत्यय जोड़ा जाएगा और इससे बनेगी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी। कौन सी बनेगी? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो देखें
दूसरों को प्रणा, इसे द्वितीय प्रणनार्थक क्रिया कहते हैं। वाना या वाया प्रत्यय जोड़कर द्वितीय प्रणनार्थक क्रिया बनाई जाती है। ठीक है, जैसे उसने शीला से खाना बनवाया, तो बनवाया ये वाया हो गया। उसी प्रकार मोहन ने दिनेश से पत्र लिखवाना है, तो मोहन ने दिनेश से पत्र लिखवाया, दिनेश से पत्र लिखवाना है, तो वाना और वाया जब भी धातु से जुड़ेगा तो द्वितीय प्रणनार्थक क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। किस में आ जाएगा? द्वितीय प्रणनार्थक क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। आगे बात करते हैं हम बात कर रहे थे रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो होती है, पहली थी प्रेरणात्मक क्रिया जो हम पढ़ चुके हैं, प्रेरणात्मक क्रिया। दूसरी है संयुक्त क्रिया, तीसरी अनुकरणात्मक क्रिया, और चौथी हो जाएगी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया की हम बात करते हैं। तो प्रेरणात्मक क्रिया हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो नाम से पता चल रहा है संयुक्त क्रिया, है ना। संयुक्त क्रिया की हम बात करते हैं। तो संयुक्त क्रिया का मतलब है जिसमें मुख्य क्रिया के साथ साथ सहायक क्रिया भी हो, उसको बोला जाता है संयुक्त क्रिया। और यदि हम परिभाषा की बात करते हैं जिसमें एक से अधिक क्रियाएं हो, वो क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया। यानी एक से अधिक क्रियाओं से मिलकर जो बनती है वो क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। नाम से पता है संयुक्त, तो मुख्य क्रिया के साथ साथ सहायक क्रिया भी यदि मदद करती है तो उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन खा पी चुका है, ठीक है, मोहन खा पी चुका, तो देखो खा पी ये मुख्य क्रिया हो गई और ये सहायक क्रिया हो गई। तो एक से अधिक क्रिया हुई कि नहीं? 1, 2 और 3, इसके अंतर्गत कितनी क्रिया हो जाती है? 3 क्रिया हो गई। यानी 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से मिलकर जो बनती है वो क्या बनती है? सहायक क्रिया। वहाँ पेपर पढ़ लिख रहा है, तो देखें 1, 2, 3, इस प्रकार से जब भी एक से अधिक क्रियाएं होती हैं वो कहलाती है संयुक्त क्रिया। चाहे उसमें मुख्य क्रिया हो, चाहे धातु के रूप में हो, चाहे प्रत्यय जुड़े यौगिक के रूप में, किसी भी रूप में, लेकिन मुख्य क्रिया के साथ साथ क्या होती है? सहायक क्रिया होती है, उसको बोला जाता है संयुक्त क्रिया। तो देखिए परिभाषा कि वे क्रिया जो 2 क्रियाओं के सहयोग से मिलकर बनती है उनको बोला जाता है संयुक्त क्रिया। जैसे मोहन पढ़ लिख रहा है, तो 2 ये रहा, तो 1, 2, 3, फिर राम खा पी चुका है, तो देखें 1, 2, 3, ठीक है। तो याद रखें। अब तीसरे प्रकार की होती है वो होती है अनुकरणात्मक क्रिया। क्या होती है? अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया, अब नाम से पता चल रहा है अनुकरण करना। नाम से क्या पता चल रहा है? अनुकरण करना। लेकिन किसका अनुकरण कर रहे हैं? ध्वनि का। किसका कर रहे हैं अनुकरण? ध्वनि का अनुकरण कर रहे हैं। लेकिन ध्वनि कैसी होनी चाहिए? ध्वनि होना चाहिए वास्तविक ध्वनि और कल्पित ध्वनि, ठीक है। अनुकरणात्मक क्रिया की बात कर, अनुकरण कर रहे, बोले किसका अनुकरण कर रहे हैं? ध्वनि का अनुकरण कर रहे हैं। लेकिन कैसे ध्वनि होना चाहिए? वास्तविक ध्वनि होना चाहिए और कल्पित ध्वनि होना चाहिए। वास्तविक जो सुनाई देती हैं, जैसे आप कभी देखना पानी की यदि बूंद गिरती है तो टप टप, तो ये जो टप टप है, ये टप टप है। अब इसमें हम क्या कर देते हैं? ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? टप टपाना। जो भौरा भन भन करता है तो ये होगा भन भन, तो भन भन में ना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? भन बनाना। घोड़ा क्या करता है? हिन हिन करता, आवाज आ रही है, घोड़े की आवाज आ रही है, तो घोड़े की आवाज आ रही है तो ये हो जाएगा हिन हिन से हो जाएगा हिन हिनाना। तो जब भी हम ध्वनि का अनुकरण करके, चाहे वो वास्तविक ध्वनि हो या कल्पना यानी महसूस करें, तो आपने कभी देखा पेड़ की आवाज़ जब हवा चलती है तो सन सन की आवाज़ आती है, तो सन सन से सनसनाना बनती है। तो कहने का मतलब होता है कि जब हम ध्वनि का अनुकरण करके जो क्रिया बनाते हैं उसको बोला जाता है अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। देखो किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण में जो क्रिया हम बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। और ये जो जितने भी मैं एग्जाम्पल बता रही इसके बाहर जाते नहीं हैं, आप याद रखें, मुझे इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, आप जितने भी देखें, यदि पेपर सॉल्व करके आप देखेंगे, अभी तक जितने मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं, यदि आप देखेंगे इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चाहे किसी भी, चाहे यूपी के पेपर उठा के देख लें आप,
राजस्थान के पेपर उठा के देख लें, छत्तीसगढ़ के पेपर उठा के ले, वो IAS के ऊपर पेपर उठा के देख, किसी के भी पेपर आप यदि उठा के देखेंगे तो जो अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, यदि आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो आपसे सारे बन जाएंगे। देखिए आउट ऑफ सिलेबस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सिलेबस दिया है, जो एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसके बाहर नहीं जाते हैं। जो मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ उसको अच्छी तरह से पढ़िए और पेपर सॉल्व करिए। मैं बता रही हूँ 100% गारंटी ले रही हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो लेकिन आप रेगुलर इसको पढ़ें और ऑब्जेक्टिव साथ साथ सॉल्व करते चलें, ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो देखें, तो जितने मैं एग्जाम्पल यहाँ बता रही हूँ सारे आ जाते हैं। जैसे चह चहा, चिड़िया चह चहते छह चहाना, सन सन से सनसनाना, ठीक है, भन भन से भन बनाना, टप टप से टप टपाना, हिन हिन से हिनहिनाना, खट खट से खटखटाना, भिन भिन से भिन भिनाना, थप थप से थप थपाना। ये अनेक प्रकार की क्रिया किससे बन जाएगी? इससे बन जाएगी। किससे? अनुकरण, ध्वनि का अनुकरण करके नाम धातु क्रिया बनती है। अब लास्ट वाली जो होती है वो हो जाएगी नाम धातु क्रिया, सॉरी अनुकरणात्मक क्रिया थी। अब हम चौथी लास्ट पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, ठीक है। तो अब देखेंगे नाम धातु क्रिया क्या होती है कि जो संज्ञा होती, संज्ञा और विशेषण, ठीक है, संज्ञा और विशेषण से सबसे पहले हम बनाएंगे नाम धातु बनाते। क्या बनाते हैं? नाम धातु बनाते हैं। अब जब इस नाम धातु में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, नाम धातु क्रिया का मतलब संज्ञा और विशेषण से हम क्या बनाएंगे? संज्ञा और विशेषण से क्या बनाएंगे? नाम धातु बनाएंगे। अब जब वो नाम धातु बन जाती है तो उसमें हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगी? नाम धातु क्रिया। मैं पहले ही बताया, धातु में यदि हम ना जोड़ देंगे तो क्रिया बनती है, इसी प्रकार नाम धातु में ना जोड़ देंगे तो नाम धातु क्रिया बन जाएगी, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं जैसे 60, 60 से सठिया, तो ये क्या है? संज्ञा है और इसे क्या बना दी? सठिया, और सठिया से हो जाएगा सठियाना, सठियाना। ये गर्म से गर्मा तो हो जाएगी गर्माना, फिल्म से फिल्मा तो फिल्माना। तो आप देख रहे हैं संज्ञा और विशेषण से हम सबसे पहले बनाएंगे नाम धातु और इस नाम धातु में ना प्रत्यय जोड़ के बना देंगे नाम धातु क्रिया। समझ में आई चीजें? तो देखिए एग्जाम्पल, वे भी परिभाषा भी देखेंगे। संज्ञा और विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु कहलाती है। जैसे हम बात करें, हाथ है तो हाथ से हथिया, हथिया से हथियाना। झूठ है, झूठ से जुटला, झुटलाना। गर्म से गर्मा, गरमाना। 60 से सठिया, सठियाना। बात से बतिया, बतियाना। लात से लतिया, लतियाना। सूखा से सूखा, सुखाना। नर्म से नरमा, नरमाना। फिल्म से फिल्मा और फिल्माना। यानी हम क्या कर रहे हैं? संज्ञा और विशेषण से पहले नाम धातु बनाएंगे और नाम धातु बनाने के बाद में उसमें ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या कहलाएगा? नाम धातु क्रिया कहलाता। अब आपके जो पेपर होते हैं SI में है या जो भी दूसरी परीक्षा में है, उनमें से दो को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक पूछा जाता है अनुकरणात्मक क्रिया की बात करते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और एक पूछी जाती है नाम धातु क्रिया। अब आपसे एग्जाम में यही देते हैं कि फिल्माना किसका उदाहरण है? फिल्माना किसका उदाहरण है? या गरमाना किसका उदाहरण है? या सटियाना किसका उदाहरण है? तो आप जैसे ही देखें सठिया, सठिया, गरमा, ये विशेषण या संज्ञा हो जाएगी तो इसमें नाम मिल जाएगा, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कौन सी नाम धातु क्रिया। लेकिन जैसे बोला खटखट, टप टप, है ना, भन भन, हिन हिन, तो आपको आवाज की वो हो रही है तो उसमें अपने आप कर के अनुकरण करे किसका? ध्वनि का। तो ये जब इस प्रकार के एग्जाम्पल, आपसे पिछली बार भी पूछा है भन भन किसका उदाहरण? तो अनुकरणात्मक क्रियाओं का, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये हमारा विकारी में हमने 4 पढ़ लिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। देखो बेटा, यदि आपको मेरा जो है वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। आप याद रखिए, जितना मैं पढ़ाती चलो, मुझे इतने सालों का अनुभव हो गया है, 15-16 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, अभी तक इतने मैंने रिजल्ट दिए हैं। बस आप उनको रेगुलर पढ़ते रहें और साथ साथ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो भैया शेयर करो बच्चों, है ना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। धन्यवाद।